Assalamualaikum. This is Sabir Waqas and today I am going to teach you about when we use commas. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेंटेंसेस कितने टाइप से होते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि हम कॉमास कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कहता है भाई हमारे पास तीन सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं और फिर हम इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। सही है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। कहता है भाई अ सिंपल सेंटेंस जस्ट हैज वन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है और उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस हमारा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। यानी कि उसके अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं और दो वर्ब होते हैं। दोस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर ज्वाइंट टुगेदर एंड अ वे टू ज्वाइन देम इज विद अ कंजंक्शन लाइक एंड अ कॉमा। और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जो है कंजंक्शन से लिंक करते हैं, कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एंड हो गया या फिर कॉमा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हेयर आर द कंजंक्शंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस लेक्चर। ये कुछ कंजंक्शंस हैं जिनकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। एंड है, बट है, और है, नॉर है, येट है, सो है, फॉर है। इनको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस की। सैम वॉश्ड हिज फेस। अ सिंपल सेंटेंस जस्ट हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही वर्ब होता है और एक ही सब्जेक्ट होता है। सैम एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब वॉश्ड। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट होते हैं और दो ही वर्ब होते हैं। सैम वॉश्ड हिज फेस, यहाँ पे एक सब्जेक्ट सैम है और वॉश दूसरा पहला वर्ब है, जबकि दूसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे ही है और दूसरा वर्ब जो है यहाँ पे कॉम्ड है। तो ये हो गए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और उनको हम एंड से जोड़ते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आप देखेंगे ही आ रहा है तो उससे पहले कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे और उससे पहले कॉमा लगाएंगे। ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सैम गॉट ड्रेस्ड बिकॉज इट वॉज टाइम टू स्कूल। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। सैम गॉट ड्रेस्ड ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। सैम गॉट ड्रेस्ड, सैम ने कपड़े पहने हुए हैं। बिकॉज इट वॉज टाइम टू स्कूल, अब ये जो है बिकॉज इट वॉज टाइम टू स्कूल, बिकॉज इट वॉज टाइम टू स्कूल वॉट, क्या बिकॉज इट वॉज टाइम टू स्कूल? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पर है? सैम गॉट ड्रेस। स्कूल, ये स्कूल का टाइम है इसलिए सैम ने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं कि हम ये वर्ड्स इस्तेमाल कब करेंगे। कहता है भाई रिमेंबर दीज, यानी कि एंड, बट, और, नॉट, येट एंड सो आर सम ऑफ द कंजंक्शन दैट कैन बी यूज विद अ कॉमा टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए हम इन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। वी ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद दिस कंजंक्शन। वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम ये कंजंक्शंस इस्तेमाल करते हैं एंड दिस मेक वन टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, और ये एक टाइप का कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। बट देयर इज एन अदर वे टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस एंड दैट इज विद ट्रांजिशन वर्ड। सॉरी, कहता है भाई एक और तरीका भी है कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने का और वो है ट्रांजिशन वर्ड से। These are just some of transition words that you could use in your writing. You need to memorize these words because they are punctuated differently than conjunction. कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स भी होते हैं जो कि हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे therefore, in addition, furthermore, otherwise, nonetheless, however, thus, similarly, then, also. ये हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। नोट, when I use a transition word, I have to put a semicolon before the word and a comma after the word. जब मैं ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लें, आई वॉज लेट टू वर्क देयर फॉर माई बॉस इज नॉट हैप्पी। जब मैं देयर फॉर इस्तेमाल करूंगा, जब मैं ट्रांजिशन वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो ट्रांजिशन वर्ड से पहले मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा और ट्रांजिशन वर्ड के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। ये लाजमी है। रीडिंग बुक इज नॉट ईजी, हाउ एवर इट इज गुड हैबिट टू फॉलो।
बुक रीडिंग करना आसान बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी आदत है। अब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड लगाया हाउ एवर। मेरे ऊपर लाजिम आता है कि जब मैं ट्रांजिशन वर्ड लगाऊं तो उससे पहले सेमीकोलन लगाऊं और उसके बाद कॉमा लगाऊं। इसी तरीके से जॉन नीड्स टू परचेज अ न्यू बुक, ऑल्सो शी नीड्स मनी फॉर हर ट्यूशन। यहाँ पर भी मैंने ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ट्रांजिशन वर्ड का जब जब इस्तेमाल करेंगे हम, तो उससे पहले सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, ही नीड्स टू डू हार्ड वर्किंग अदरवाइज ही इज नॉट गोइंग टू पास द क्लास। यहाँ पर भी मैंने ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल किया और ट्रांजिशन वर्ड से पहले सेमीकोलन लगाया और ट्रांजिशन वर्ड के बाद कॉमा लगाया। अली लेफ्ट हिज जॉब, हाउ एवर ही विल फाइंड एन अदर जॉब। अली ने अपनी जॉब छोड़ दी है, वो दूसरी कोई जॉब ले लेगा, उसको दूसरी कोई जॉब फाइंड कर लेगा, दूसरी कोई जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन वर्ड लगाया हाउ एवर। हाउ एवर ट्रांजिशन वर्ड है। ट्रांजिशन वर्ड से पहले मुझे लाजिम है कि मैं सेमीकोलन लगाऊं और ट्रांजिशन वर्ड के बाद कॉमा लगाऊं। देयर इज ऑन अदर टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंस दैट यू माइट यूज ओकेजनली। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड सेंटेंस वी ओनली यूज अ सेमीकोलन टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। अच्छा, जब भी दो सेंटेंसेस होंगे, पहले हम देख लेते हैं इसकी मजीद इसके बारे में क्या कहता है। नोटिस दैट दीज टू सेंटेंसेस आर really very closely related and we kind of have the meaning and here. Susan is very healthy and she usually walks to work. जब भी कोई भी दो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो आपस में बहुत ही रिलेटिव हैं, जैसे सुसन इज वेरी हेल्दी शी यूजुअली वॉक्स टू वर्क। सुसन बहुत हेल्दी है, वो पैदल अपने वर्क पे जाती है। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि इंसान का हेल्दी होना, पैदल चलने से इंसान हेल्दी होता है। तो सुसन इज वेरी हेल्दी शी यूजुअली वॉक्स टू वर्क। तो जब भी ऐसे दो सेंटेंसेस आएंगे जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो उनके बीच में हम पहले एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंस से पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने करा हुआ है। देखें लिखा हुआ भी है, सुसन इज वेरी हेल्दी एंड शी यूजुअली वॉक्स टू वर्क, राइट। यू कैन इमेजिन दैट व्हेन वी हैव टू सेंटेंसेस दैट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड एंड हैव द आइडिया ऑफ एंड। जैसे यहाँ पे आइडिया आ रहा है एंड का, सुसन इज वेरी हेल्दी एंड शी यूजुअली वॉक्स टू वर्क। तो जब एंड का सेंस आए तो हम एंड की जगह सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन यूज सेमीकोलन बाय इटसेल्फ to joining the two sentences. Notice I do not have a conjunction or transition here. I am just using a semicolon and it has kind of meaning of sentence, meaning of and. We have seen three types of sentences. हमने तीन टाइप के सेंटेंस अभी तक पढ़ लिए हैं। एक वो वाले सेंटेंस है जिसमें हम कॉमा और कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एक वो जिसके अंदर हम ट्रांजिशन वर्ड के साथ सेमीकोलन और कॉमा इस्तेमाल करते हैं, और एक वो जिसमें हम सिर्फ सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, जो हमने रिसेंटली अभी पढ़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज की। While Sam washed his face, we listened to music. You need to make sure you understand what a dependent clause is. Here we have a sentence, this is a dependent clause while Sam washed his face. अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि एडवर्ब क्लॉज के अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है। While Sam washed his face, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। द रीजन दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज because it cannot be a sentence, क्योंकि ये एक सेंटेंस नहीं है। This is not a sentence by itself and the reason of that is because of this word while. While is an adverb clause connector. You need a subject and a verb. We do have that but we do not have a complete. While Sam washed his face, what is the rest of the sentence. तो यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे adverb clause जो है वो while है, और जब भी adverb clause आएगा तो जो dependent clause होगा उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। जैसे while Sam washed his face, while Sam washed his face, जब सैम फेस वॉश कर रहा है या उसने किया, तो क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये डिपेंडेंट क्लॉज किस पर है, वी लिसन टू म्यूजिक। तो जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आएगा while Sam washed his face, जब भी एडवर्ब क्लॉज आएगा while, तो हम पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे, वी लिसन टू म्यूजिक। When dependent clause is first, when it start a sentence, जब डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट हो, यानी कि जब while फर्स्ट हो, while Sam washed his face, जब ये फर्स्ट आ रहा हो, तो when it start a sentence we have to put the comma after the dependent clause. हम डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि while Sam washed his face, जब while Sam washed his face, जब एडवर्ब क्लॉज पहले आएगा तो हम पहले सेंटेंस के बाद यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे, यानी कि while Sam washed his face के बाद कॉमा आएगा। while Sam washed his face we listen to music. अब हम और देख लेते हैं।
इन द अदर सेंटेंस वी चेंज द ऑर्डर, और हम दूसरे सेंटेंस में ऑर्डर चेंज कर देंगे. वी लिसन टू म्यूजिक इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज, रिमेंबर, but this time it is starting the sentence. So when you start with independent clause, you do not put a comma in the sentence. There is no comma before while. अच्छा, कहता है भाई कि अगर जो है आपके ये सेंटेंस कहता है बट द टाइम इज स्टार्टिंग द सेंटेंस इन द अदर सेंटेंस वी चेंज द ऑर्डर, हम दूसरे सेंटेंस में उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. वी लिसन टू म्यूजिक एज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी लिसन टू म्यूजिक जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और रिमेंबर, याद रखें, बट दिस टाइम इट इज स्टार्टिंग द सेंटेंस. अब एज्यूम कर लें कि ये वी लिसन टू म्यूजिक हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस है. जब हमने अभी देखा कि जब एडवर्ब क्लॉज पहले आएगा तो हम कॉमा लगाएंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बाद, लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. यही यहाँ पे कह रहा है, यू डू नॉट पुट अ कॉमा इन द सेंटेंस, देयर इज नो कॉमा बिफोर वाइल. तो फिर वाइल से पहले कॉमा नहीं आएगा. अगर वाइल बीच में आ रहा होगा तो वाइल के बाद कॉमा नहीं आएगा. यानी कि अगर ये सेंटेंस ये होता वी लिसन टू म्यूजिक वाइल सैम वॉच हिज फेस, तो फिर हम इसमें कॉमा नहीं लगाते. कॉमा सिर्फ जब भी आएगा जब एडवर्ब क्लॉज शुरू में आएगा. ठीक है, कुछ कॉमन एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं जैसे आफ्टर हो गया, वाइल हो गया, बिफोर हो गया, इफ हो गया, ऑल्दो हो गया, व्हेन हो गया, सिंस हो गया, बिकॉज हो गया. रिमेंबर दैट व्हेन यू सी दीज वर्ड्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस यू डू नॉट पुट अ कॉमा. ये बात याद रखिएगा कि जब आप इन वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में देखेंगे तो आप कॉमा पुट नहीं करेंगे. हियर आर सम अदर एडवर्ब क्लॉज कनेक्टर्स, दीज आर नॉट एज कॉमन एंड यू मे नॉट हैव लर्न दीज बिफोर बट दे वर जस्ट द सेम. कुछ और भी हमारे एडवर्ब क्लॉजेस हैं जैसे इवन इफ हो गया, इन केस हो गया, सो दैट हो गया, वेदर और नॉट हो गया, अनलेस हो गया, इवन तो हो गया. मोर कॉमास, रिमेंबर व्हेन यू हैव अ सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स, जब आपके पास 3 और मोर आइटम्स की सीरीज हो, दैट मीन्स 3 नाउन यानी कि 3 नाउन हो, 3 वर्ब हो, 3 एडजेक्टिव हो, यू नीड टू पुट कॉमास बिटवीन देम, तो आपको उनके दरमियान कॉमास लगाना पड़ता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजिंग कॉमास विद इंट्रोडक्टिव फ्रेज. अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंट्रोडक्टिव फ्रेज में कॉमास कैसे लगाते हैं. An introductory phrase is a group of words that start your sentence but does not belong to main clause of the sentence. You can usually find introductory phrase because it comes before the subject of the sentence. Look at the first sentence, due to the bad weather. अब ये एक introductory sentence है. Due to the bad weather our game was cancelled. बैड वेदर की वजह से हमारा गेम जो है वो कैंसिल हो गया. अब ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है. ड्यू टू द बैड वेदर इज एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज. We can take this off and we still have the sentence our game was cancelled. That is your main clause. So the introductory phrase comes before the main clause and you put a comma to separate them. कुछ इंट्रोडक्टिव फ्रेज और भी होते हैं जैसे ऑन मंडे हो गया, आफ्टर डिनर हो गया, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक हो गया, फॉर सेवरल मंथ्स हो गया. ये जब भी सेंटेंस के शुरू में आएंगे, जैसे यहाँ पे आ रहा है ड्यू टू द बैड वेदर, तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे. इसी तरीके से यहाँ पे ये होता है अगर ऑन मंडे आवर गेम वॉज कैंसिल, तो ऑन मंडे के बाद हम कॉमा लगाते. इसी तरीके से आफ्टर डिनर और गेम कैंसिल, तो आफ्टर डिनर के बाद हम कॉमा लगाते. वी ऑल्सो यूज कॉमास विद एन इंटरप्टिंग फ्रेज. जो इंटरप्टिंग फ्रेज होते हैं उनसे पहले उनमें भी कॉमास इस्तेमाल करते हैं. इंटरप्टिंग फ्रेज इंटरप्ट योर सेंटेंस. यू विल यूजुअली फाइंड देम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब. ये ज्यादातर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं. द मेयर्स, ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब हो गया विल बी एट द मीटिंग. But they can go anywhere in the sentence. Look at the first example. The mayors, by the way, will be at the meeting. Will be at the meeting में आपका वर्ब आ गया और the mayors में आपका सब्जेक्ट आ गया, और ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं by the way. ये इंटरप्टिंग सेंटेंसेस है. अगर हम इसको हटा दें by the way को, तो the mayors will be at the meeting, ये भी हमारा सेंटेंस हो सकता है. लेकिन जब भी इंटरप्टिंग सेंटेंस आएगा तो इंटरप्टिंग सेंटेंस से पहले हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद भी हम कॉमा लगाएंगे. By the way is interrupting our main clause, so we need to separate it with commas. If the interrupting phrase is in the middle of the sentence, you will need to do commas. अगर interrupting sentence commas sentences के बीच में आए तो हमें 2 commas की जरूरत होती है, एक interrupting sentence से पहले और एक interrupting sentence के बाद. जैसे कि एक और एग्जाम्पल है, this is the reason therefore use that you should buy a house. यही वजह है कि आपको घर खरीद लेना चाहिए. This is the reason. Therefore, अब हम यहाँ पे अगर therefore हटा दें तो this is the reason that you should buy a house. यहाँ पे ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे बीच में इंटरप्टिंग सेंटेंस आ गया therefore. तो जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में therefore आएगा तो हम therefore ये इंटरप्टिंग सेंटेंस आएगा तो हम इंटरप्टिंग सेंटेंस से पहले और बाद में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे.
Here are some other interrupting elements. These are adjective clauses. Look at the first sentence. कुछ और भी आपको adverb clause सॉरी interrupting sentences दिए हुए हैं. My roommate who hates seafood does not want me to cook shrimp. Who hates seafood? ये who hates seafood जो है यहाँ पे interrupting sentence है. There's extra information in this sentence and it is interrupting the main sentence. When I use interrupting element, I have to put comma in front and after the interrupting element. वही वाली बात होगी जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताई कि जब भी हम interrupting sentence का इस्तेमाल करेंगे, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा तो उससे पहले interrupting sentence से पहले और interrupting sentence के बाद जो है वो हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा डिफरेंट यूजेस ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में हमें बताता है. दिस इज द रीजन देयर फॉर दैट यू शुड बाय अ हाउस. यहाँ पर भी देयर फॉर एक इंटरप्टिंग सेंटेंसेस है. और जब भी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी इंटरप्टिंग सेंटेंस वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आएगा तो हम इंटरप्टिंग सेंटेंस से पहले और इंटरप्टिंग सेंटेंस के बाद कॉमा का इस्तेमाल करेंगे. थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो.